हाँ तो नमस्ते मेरे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का प्यारे बच्चों हिंदी की दुनिया में बहुत 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 स्वागत है। और प्यारे बच्चों आइए और आप लोग बच्चों अपने हिंदी का सफर दिशा ऑनलाइन क्लासेस के साथ शुरू कीजिए और बहुत मजा आने वाला है। प्यारे बच्चों हिंदी विषय बच्चों हम कहते हैं कि एक ऐसा विषय होता है जिसमें बच्चों हमारी जो पकड़ है, हमारी जो प्यारे बच्चों सबसे मजबूत विषय है वो हिंदी होता है। और बहुत बहुत मजा आता है हिंदी का एग्जाम देने में, और सभी बच्चों का लगभग हिंदी विषय में मार्क्स बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर हम लोग शुरू से बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो प्यारे बच्चों लगभग 100 में से 95 प्लस मार्क्स हम लोग हिंदी में ला सकते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कृष्णा कुमार जी, गौतम है, विशाल है, रोहित है, पंकज है, ज्योति है, साहिल है, और बच्चों सीमा है, अर्चना है, सुबोध है, और ढेर सारे मेरे हजारों की संख्या में विद्यार्थी जी जुड़ चुके हैं। प्यारे बच्चों आज मौका है मिला है मुझे यूट्यूब पे पढ़ाने का। बच्चों कई दिनों से क्लास एप्लीकेशन पर हो रही थी, तो कभी कभी यूट्यूब पर भी मिलना बहुत जरूरी है। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर में लिखा गया भाई कि बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 है ना, हिंदी विषय हम लोग पढ़ेंगे। और बच्चों इसमें गद्य खंड पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यानी बच्चों हमारे देश में, हमारे भारत देश में अक्सर ऐसा होता है कि श्रम अर्थात हमारा कर्म, हमारा कार्य, हमारा काम को जाति के आधार पर बांट दिया गया है। जैसे बच्चों अगर मैं कुछ काम के बारे में आपको बताऊंगा तो आप समझ लेंगे कि उसकी जाति कौन सी है ना। तो बच्चों लेकिन मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं जाति बारे, है ना, जाति के बारे में हम लोग चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों ये चैप्टर क्या होने वाला है, ये चैप्टर वन शॉट होने वाला है। यानी एक ही, है ना, एक ही क्लास में बच्चों हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। यानी कि हम लोग एक ही क्लास में पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर भी इसी क्लास में लगाने वाले हैं। तो क्या इस चैप्टर का हमारा अगला क्लास भी होगा? मेरे बच्चे मैं एक प्यारा सा पोल करता हूं और आप लोग सेशन को शेयर करना है ना। आपने बच्चों आपने, है ना, क्लास शेयर किया है ना, क्लास बच्चों शेयर किया। जल्दी से मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब लोग जल्दी जल्दी से क्लास शेयर कीजिए मेरे विद्यार्थी जी, है ना। पावर ऑफ डीओसी दिखना चाहिए। सभी बच्चे इस सेशन को शेयर करेंगे, पूरा दम लगा दीजिए व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में। जल्दी जल्दी से सब लोग शेयर कीजिए सेशन को और बता दीजिए कि गुरुजी लाइव आ चुके हैं। सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट। और नीचे एक पोल गया है, सब लोग पोल का भी जवाब देंगे। जल्दी जल्दी से पूरा दम लगा दीजिए बच्चों ना, और सबको शेयर करना है भाई। यूट्यूब पर कभी कभी मिलते हैं हम लोग। जल्दी सब लोग सेशन को शेयर कीजिए, जल्दी व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, हर जगह। और एक पोल हुआ है नीचे, उस पोल में भी जवाब दीजिए, क्या आपने सेशन शेयर कर दिया, यस और नो। लगभग 1500 बच्चों में से 90% बच्चे कह रहे हैं यस गुरुजी। सब लोग फटाफट शेयर कीजिए जल्दी से, जल्दी स्पीड में आ जाओ। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा चैप्टर है बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। प्यारा सा मोटिवेशन है कि जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है सिर्फ वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है सिर्फ वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं। औरों के लिए तो आप सिर्फ किस्मत वाले हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, आपको फोकस करना है उन लोगों पर, है ना, जो आपके संघर्ष देखे हैं, है ना। और दूसरे लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग आएंगे और बोलेंगे कि ऑनलाइन पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ऑनलाइन पढ़ के आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, आप टॉपर नहीं बन सकते, बहुत सारी बातें कहेंगे, पर आपको उन पर फोकस नहीं करना है। तो बच्चों जल्दी से बताओ कि हमारा सपना क्या है, दिशा में पढ़ने वाले एक एक विद्यार्थी जी का ड्रीम क्या है। बच्चों जल्दी से बताओ। तो ड्रीम है हमारा 450 प्लस, है ना। हमारा ड्रीम है 450 प्लस अंक लाने का। और बच्चों हिंदी विषय में, जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं, हिंदी विषय में आपको 100 आउट ऑफ 100 के लिए कोशिश करना है। बच्चों हिंदी विषय में अगर हम बात करें हमारे कितने बुक्स हैं, हमें अगर बुक में अगर हम बात करें तो कितने बुक हमें पढ़ने हैं, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कितने बुक पढ़ने हैं। तो गुरुजी हमें टोटल 2 बुक पढ़ने हैं, है ना। कितने बुक पढ़ने हैं? टोटल 2 बुक पढ़ने। बताओ सबसे पहला बुक का नाम क्या है फर्स्ट में, है ना। पहला बुक का नाम है बच्चों गोधूली, है ना। पहला बुक का नाम है बच्चों गोधूली और दूसरा बुक का नाम है बच्चों वर्णिका। तो हमारे बुक पढ़ने हैं हमें 2, एक है गोधूली और दूसरा है वर्णिका। बच्चों गोधूली में कितने पार्ट हैं बताओ। गोधूली में अगर मैं पाठ के बारे में आपसे पूछूं कि गोधूली में हमें कितने पाठ पढ़ने हैं, बच्चों गोधूली में हमारा 2 भाग है।
गोधूली में कितने भाग हैं? अगर हम गोधूली की बात करें तो गोधूली के कितने भाग हैं? तो गोधूली के कुल हमारे 2 भाग हैं। सबसे पहला भाग जिसका नाम है बच्चों गदखंड, है ना, एक है जिसका नाम है गदखंड और दूसरा है जिसका नाम है बच्चों काव्यखंड, है ना। तो गदखंड में हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से सब लोग, है ना, सब लोग शेयर करना बच्चों। कम से कम 3000 प्लस बच्चे तो मिनिमम जुड़ने चाहिए भाई साहब, मिनिमम। जल्दी बताओ कि हमें है ना गद्य खंड में कितने चैप्टर्स हैं? तो गद्य खंड में कुल चैप्टर की संख्या 12 है और काव्य खंड में भी हमें 12 पढ़ना है, यानी टोटल हमें यहाँ 24 चैप्टर पढ़ने हैं। कितनी क्लासेस लगेंगी? तो 24 चैप्टर के लिए क्लासेस भी 24 लगेंगे। 24 चैप्टर के लिए 24 क्लासेस है। वर्णिका में हमें 5 पढ़ना है, तो टोटल 29 में से पहला आज शुरू हो चुका है। 29 में से पहला आज शुरू हो चुका है। आइए विद्यार्थी जी, ये बैच है आप लोगों को जिसका नोट्स मिलेगा कहाँ पर? इसका नोट्स आपको मिलेगा बच्चों एप्लीकेशन पर। हमारे कोर्स की फीस कितनी है बताओ? नेक्स्ट आप लोग हो सकता है कि अगली क्लास आप लोग एप्लीकेशन पर पढ़ो, तो हमारी फीस कितनी है एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो सब लोग कि फी कितनी है। तो बच्चों हमारी फीस जो है, हमारी जो फीस है वो मात्र 749 रुपए, बहुत कम है। लगभग बच्चों हमारा 2 महीने का रिचार्ज इतना हो जाता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर में अगर हम बात करें तो कितने पार्ट हैं? किसी भी चैप्टर में हमें कितने भागों में चैप्टर को पढ़ना पड़ता है? कोई भी चैप्टर हम लोग कितने भागों में पढ़ते हैं बताओ? कोई भी चैप्टर हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो उसको कितने पार्ट में पढ़ा जाता है? तो याद रखना, कोई भी चैप्टर हो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लेखक या कवि परिचय, है ना। सबसे पहले बच्चों क्या पढ़ेंगे? लेखक या कवि का परिचय पढ़ेंगे। लेखक या कवि का परिचय नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में, सबसे पहला। दूसरा मेरे बच्चे पाठ को समझेंगे, है ना, पाठ को समझेंगे, पाठ को समझेंगे। और नंबर तीसरा क्या करते हैं? क्वेश्चन आंसर, यानी बच्चों हम कह सकते हैं प्रश्न और उत्तर। तो कोई भी चैप्टर है उसको हम लोग 3 पार्ट में बांटकर पढ़ने वाले हैं। समझ गए? तो स्टार्ट करें, दिल बनाकर भेजिए। स्टार्ट किया जाए, यस और नो, यस और नो बताओ सब लोग। बच्चों एक बार पोल कर दो, सब लोग सेशन को शेयर कर दो। स्टार्ट करें? यस, बहुत बढ़िया। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग बेसिकली उसको 3 भाग में पढ़ने वाले हैं। कोई भी चैप्टर होता है, क्वेश्चन भी 3 भाग से पूछे जाते हैं, 2 भाग से, है ना, दोनों भाग से, लेखक परिचय या कवि परिचय, और दूसरा पाठ को समझना है। आइए बच्चों, है ना, तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो बताइए इस पार्ट, है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये पार्ट की कौन सी विधा है? श्रम विभाजन जाति प्रथा है क्या बच्चों, है ना, जाति प्रथा। बताओ ये कोई कहानी है, ये कोई निबंध है, ये कोई कविता है? अगर आपसे पूछा जाए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो आप कहना बच्चों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ये एक प्रकार का निबंध है। बच्चों पहली बात है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है, आपको याद होना चाहिए। एक कैसे है और इसके लेखक कौन है बच्चों? तो भीमराव, है ना, भीमराव अंबेडकर साहब जी, भीमराव अंबेडकर साहब जी इसके लेखक हैं, है ना। जिन्होंने हमारा क्या लिखा है बच्चों बताओ? जिन्होंने हमारा क्या लिखा है? जिन्होंने हमारा संविधान लिखा है। हम लोग बच्चों आज इतने स्वतंत्रता के साथ जी पा रहे हैं। आज बच्चों कोई हमें डरा नहीं सकता, कोई हमें धमका नहीं सकता, कोई हमें मार नहीं सकता, सब लोग कानून में बंधे हुए हैं। तो ये बच्चों हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जी। अब बहुत ध्यान से, बहुत शांति से आप लोग समझेंगे, बहुत शांति से समझेंगे भीमराव अंबेडकर के बारे में। आप लोग सब लोग पहचानते होंगे, है ना, कौन नहीं पहचानता, है ना, धन्य है बच्चों, कौन नहीं पहचानता भीमराव अंबेडकर साहब को, जिन्होंने हमें हमारे देश को बच्चों, हमारे देश के लिए संविधान लिखा, कौन नहीं जानते हैं। आइए एक एक लाइन बच्चों मैं पढ़ूंगा, उसको बहुत अच्छे से याद रखना। सबसे पहली बात है बाबा साहब अंबेडकर का जन्म जो है, याद रखना है, अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। पहला पॉइंट नोट कीजिए, 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ था बच्चों बताओ? तो हुआ था कहाँ? महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। हर चीज को याद रखना है, जन्म कब हुआ, जन्म कहाँ हुआ, किस परिवार में हुआ? दलित परिवार में। मानव मुक्ति के पुरोधा, कहते हैं बच्चों इंसान को इन्होंने मुक्ति दिलाई है। जितने भी मानव हैं इन्हें बहुत सारे गलत कुरीतियों से, उस समय बच्चों बहुत सारे देश में छुआछूत चल रहा था, बाल विवाह हो रहा था, विधवा को फिर से विवाह करने का नहीं मौका मिलता, तो लोगों के लिए मानव मुक्ति के पुरोधा कहे जाते हैं। बाबा साहब अपने समय के सबसे
सुपठित जनों में से एक थे, यानी कि अपने समय में जितने भी लोग थे भारत में उसमें सबसे अधिक पढ़े लिखे में से एक थे। कहते हैं बच्चों कि प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए थे, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राथमिक शिक्षा के बाद बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन राशि किसने दी थी, पढ़ने के लिए राशि किसने दी थी, बताओ कमेंट बॉक्स में सब लोग, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ने के लिए पैसा किसने दिया था। तो लिखना बच्चों बड़ौदा नरेश, किसने दिया था बताओ, बड़ौदा नरेश ने दिया था। और बच्चों पढ़ने के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, तो कहना बच्चों न्यूयॉर्क गए थे, है ना। न्यूयॉर्क कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे जो अमेरिका में पड़ता है। पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, कमेंट बॉक्स में लिखना, तो पढ़ने के लिए अमेरिका गए थे। तो ये सब क्वेश्चन बनेगा बच्चों, आराम आराम से पढ़िएगा। अमेरिका गए थे, फिर वहां से लंदन यानी इंग्लैंड गए। पहले अमेरिका और अमेरिका के बाद कहाँ गए बच्चों, बताओ कमेंट बॉक्स में। पहले तो अमेरिका गए और उसके बाद पढ़ने कहाँ गए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर वहां से इंग्लैंड चले गए, है ना। कहते हैं बच्चों कि उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पुरावैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। बच्चों एक व्यक्ति अपने जीवन में कोई अर्थशास्त्री बनता है, तो कोई शिक्षाविद बनता है, कोई धर्म दर्शन बनता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब जी एक साथ इतने कुछ बने थे। इतिहास मीमांसक बने, विधिवेता मतलब कि जो कानून की है, कानून का इन्होंने पढ़ाई किया, अर्थशास्त्री, अर्थ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, इकोनॉमिक्स को, समाजशास्त्री। तो एक बार बच्चों भीमराव अंबेडकर साहब के लिए ताली होना चाहिए। सब लोग एक बार जोर से ताली बजाएंगे कि गुरुजी भीमराव अंबेडकर साहब जी के लिए एक बार ताली होना चाहिए कि एक व्यक्ति आखिर इतना तेज कैसे हो सकता है, एक व्यक्ति का दिमाग इतना फास्ट कैसे हो सकता है। तो बच्चों यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे हमें उम्मीद है कि आप लोग बना दोगे, है ना। पढ़ने के लिए सबसे पहले कहाँ गए, देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 7-8 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो पहला क्वेश्चन जन्म से बनेगा पहला। दूसरा कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में। तीसरा किस परिवार में जन्म हुआ था, ये तीसरा। चौथा मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहते हैं, तो भीमराव अंबेडकर को। पांचवा बच्चों किसके प्रोत्साहन से बाहर पढ़ने गए, पांचवा बाहर पढ़ने पहले कहाँ गए, छठा। सातवां उसके बाद कहाँ गए, सातवां ये बन सकता है। तो यहाँ पर टोटल 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़े बच्चों, यस लिख करके भेजिए, गुरुजी अगले पेज में चलो, यस लिख करके भेजिए सब लोग अगले पेज में चलो। लो भैया अगले पेज में मैं चलता हूं। अगला पेज कहते हैं स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी किया। स्वदेश मतलब अपना देश, है ना। अपने देश में उन्होंने कुछ समय वकालत भी किया, यानी वकील भी रहे। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्री और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने का अथक संघर्ष किया। तो बच्चों अछूत पहले क्या होता था ना, छोटी जाति अगर मतलब कोई छोटा जाति का लोग है, बड़े जाति के को अगर एक बार छू देते थे तो वो लोग अपशगुन मानते थे, इसको गलत मानते थे। तो बच्चों अछूत और स्त्री, है ना, अछूत स्त्रियों और मजदूर के लिए, मजदूरों को अधिकार किसने दिलाया, बताओ शॉर्टकट में बताना। भीमराव अंबेडकर, है ना। तो BR बोल सकते हैं, BR। तो मेरे बच्चे बताओ तो किसने दिलाया था, है ना। अछूतों को, स्त्रियों को और मजदूरों को अधिकार किसने दिलाया था, बताओ शॉर्टकट में BR लिखो। यस भीमराव अंबेडकर साहब ने। बहुत बढ़िया, यहां तक हो गया क्लियर। अगले पेज में लिखा गया है कि उनके चिंतन एवं रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। बच्चों हम सभी जीवन में किसी न किसी से प्रभावित होते हैं। जैसे आप लोग हो सकता है मुझसे प्रभावित हो, कह रहे संजय सर तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, हम संजय सर से प्रभावित हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी जो हैं
ये कितने व्यक्ति से इनके जीवन में प्रेरक व्यक्ति कौन कौन रहे थे? भीमराव अंबेडकर साहब अपने जीवन के लिए प्रेरक व्यक्ति किन्हें मानते थे? नंबर 1 भगवान बुद्ध को, और कबीर दास जी को, और तीसरा ज्योतिबा फूले। तो यहाँ भीम ना, ये है हमारे बुद्ध भगवान जी, ये है कबीर दास जी, और ये है ज्योतिबा फूले। शायद ये नहीं है, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा पिक्चर में इशू है। भारत के संविधान निर्माता में ना निर्माण में उनकी अहम भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए किसे कहा जाता है। कहना बच्चों भीमराव अंबेडकर को, बी आर कहना, बी आर की भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है संविधान का निर्माता। कहते हैं बच्चों दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हुआ। तो बाबा साहब अंबेडकर का निधन कब हुआ पूछा जाएगा एग्जाम में। कहना 1956 में। बच्चों कहाँ हुआ पूछा जाएगा, तो कहना दिल्ली में। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बनेंगे इस पेज से। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि उनके प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे, पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा बनेगा संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, दूसरा ये बनेगा। तीसरा उनका निधन कब हुआ, और चौथा निधन कहाँ हुआ। तो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अगर आप बना पाओगे तो एक बार दिल बनाकर भेजिए गुरुदेव। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आपका छोटा भाई और आपकी छोटी बहन थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करेंगे, सवाल को बना देंगे। दिल बनाकर भेजो। अगले पेज में कहते हैं बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण मैं जो कहूंगा बस वो याद करना। पहला है बच्चों द कास्ट इन इंडिया, यानी भारत में जाति। सबसे पहला इनका फेमस है, पूछा जाएगा द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है, कहना भीमराव अंबेडकर साहब। दूसरा देयर मैकेनिज्म पूछा जाएगा, ये पहला था, ये दूसरा था। तीसरा पूछा जाएगा द अनटचेबल्स, है ना, द अनटचेबल्स, ये है बच्चों भीमराव अंबेडकर की रचना है। चौथा पूछा जाएगा हु आर दे, है ना, हु आर दे नहीं बच्चों, हु आर शुद्रास, ये है बच्चों उनकी चौथी रचना। पांचवा है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये पांचवा है। और बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये बच्चों छठा है। तो इनकी 6 ऐसी रचनाएं हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। इन सभी के लेखक कौन है पूछा जाएगा। द अनटचेबल पहला, दूसरा द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है, तो बताओ कमेंट बॉक्स में सब लोग कौन है। कहना बच्चों भीमराव अंबेडकर, बी आर कहना, है ना। कहते हैं नेक्स्ट आगे लिखा गया है ना, कहते हैं बच्चों की थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, नहीं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हाँ बच्चों ये पूछा जाता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये 7वां याद रखना है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये है 7वां बच्चों। और कहते हैं हिंदी में इनका संपूर्ण वांग्मय, इनके जितने भी वांग्मय हैं, इन्होंने जितने भी पाठ लिखे हैं हिंदी में, उनका संपूर्ण वांग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर साहब का जो संपूर्ण वांग्मय है वो कितने खंडों में प्रकाशित होती है, या कितने खंडों में प्रकाशित हुई है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना मेरे सभी छोटे भाई बहन, कितने खंडों में बताओ, तो कहना 21 खंडों में। कितने खंडों में, हाँ 21। अंकित कुमार जी, आयुष, आदित्य, शिवम, पुनीत, स्वाति, बहुत बढ़िया, 21 खंडों में है बच्चों, ठीक है ना। तो यहां से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अगले बच्चों नेक्स्ट में लिखा गया है कि यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललय सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक भाषण था जो बाबा साहब अंबेडकर ने भाषण दिया था, और वो भाषण इंग्लिश भाषा में था। बताओ बाबा साहब अंबेडकर ने यह भाषण किस भाषा में दिया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये भाषण जो है बाबा साहब अंबेडकर ने किस भाषा में दिया था, तो इंग्लिश भाषा में दिया था। पर हम लोग आज इसे किस भाषा में पढ़ रहे हैं,
हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हिंदी भाषा में पढ़ने वाले हैं, तो ये हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किसने किया है? तो कहना बच्चों ललई सिंह यादव ने। किसने किया है बताओ? ट्रांसलेट किसने किया है? तो कहना बच्चों ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव ने इसको ट्रांसलेट किया है। बच्चों आप मुझे बताओ कि श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? तो कहना बच्चों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। कहां से लिया गया है बताओ? तो कहना एलिहिनेशन ऑफ कास्ट से। तो पहला क्वेश्चन यहां बनेगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ कहां से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? ये दूसरा क्वेश्चन है, ललई सिंह यादव ने। ठीक है ना? चलो कहते हैं यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक अधिवेशन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। तो बच्चों यह भाषण कब देने वाले थे? है ना, भीमराव अंबेडकर साहब जी यह भाषण कब देने वाले थे? एक बार कोई बता सकते हैं मुझे कि यह भाषण कब देने वाले थे? तो भाषण देने वाले थे वर्ष 1936 में। दे नहीं पाए वो अलग बात है, पर भाषण देने वाले कब थे? 1936 में देने वाले थे। भाषण 1936 में देने वाले थे पर दे नहीं पाए थे। ठीक है ना? नेक्स्ट मेरे विद्यार्थी जी लिखा गया है, लास्ट है, प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वस्थकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संप्रात विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। तो बच्चों यहाँ पर हमें सीखने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से मध्य युग में, कब क्या युग है बच्चों बताओ, कब की ये बात है, किस युग में बताओ, किस युग में? तो मध्य युग में किस तरह से जाति प्रथा का बोलबाला था वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहले मुझे ये बताइए लेखक परिचय से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो कौन कौन ऐसे विद्यार्थी जी हैं जिनको लगता है लेखक परिचय से कोई भी सवाल पूछा जाए हम उसको बता सकते हैं? एक बार दिल बनाकर भेजिए कि सर लेखक परिचय से कोई भी सवाल पूछा जाए हम सवाल बना सकते हैं। जैसे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर साहब का, ज्यादा मैं नहीं पूछूंगा, 5 पूछूंगा, जन्म कब हुआ है मेरे बच्चे? पहला सवाल। नंबर दूसरा क्वेश्चन ये है कि भीमराव अंबेडकर साहब का जो वांग्मय है वो कितने खंडों में प्रकाशित होता है? नंबर तीसरा है जन्म बच्चों अगर आप कह रहे हैं 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 21 खंडों में प्रकाशित अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तीसरा हमारा है बच्चों किसके प्रोत्साहन राशि से पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क गए थे? किसके प्रोत्साहन राशि से न्यूयॉर्क गए थे? तो अगर आप आंसर सोच रहे हैं बड़ौदा नरेश, है ना, बड़ौदा नरेश सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों ये बताओ कि है ना संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक किसे कहा जाता है मेरे बच्चे? अगर आप सोच रहे हैं BR नारायण यानी कि भीमराव अंबेडकर, माफ कीजिएगा, भीमराव अंबेडकर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर मैं पूछूं बच्चों की ये जो है मृत्यु के विषय में कि भीमराव अंबेडकर साहब की मृत्यु कब हुई थी, अगर आप सोच रहे हैं भीमराव अंबेडकर साहब की मृत्यु, बताइए आप लोग बच्चों की भीमराव अंबेडकर साहब की मृत्यु कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ कि भीमराव अंबेडकर साहब की मृत्यु। अगर आप 1956 सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो बच्चों ये है, ठीक है। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है पढ़ने के बाद अच्छे से तैयार हो जाता है। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग पाठ को। बच्चों बेसिकली इस पाठ में क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं पढ़ के सुनाऊंगा, है ना। भीमराव अंबेडकर साहब हैं, ये कहना चाहते हैं कि बच्चों देखो थोड़ा सा कड़वा लगेगा अगर मैं बच्चों बताऊं कि यादव, जैसे मैं कहता हूं बच्चों यादव, अगर मैं एक जाति कहूं तो लोग कहते हैं अरे भाई दूध वगैरह का काम करते हैं, दूध वगैरह का काम करते हैं। अगर मैं कह दूं बच्चों कुम्हार तो आप कहते हैं क्या, है ना। अगर मैं कुम्हार कह दूं मतलब ये क्या होता है ना, कुम्हार को मतलब क्या बोलते हैं,
हाँ, अगर कोई बच्चों पाल जी होते हैं ना, पाल जैसे नाम में लिखा है पॉल, तो बोलो अरे भाई ये मिट्टी का ना, ये तो मिट्टी का काम करते हैं, मिट्टी का। अगर मैं कह दूं बच्चों, अगर मैं कह दूं विद्यार्थी जी, जैसे मैं कह दूं क्या, जैसे मैं कह दूं बच्चों सहनी, तो अरे भाई ये तो मछली वगैरह का काम करते हैं, है ना। अगर मैं कह दूं आपको बच्चों क्या, है ना, अगर मैं आपको कह दूं कि शर्मा, तो बोलते अरे अच्छा ये तो बच्चों ये तो बढ़ई का काम करते हैं, लकड़ी वगैरह का काम करते हैं, है ना। अगर मैं कह दूं बच्चों साह, तो लोग कहते हैं अरे ये तो बच्चों वो क्या करते हैं ना, ये तो दुकान वगैरह खोलते हैं ना, सामान, दुकान उकान में सामान बेचते हैं। तो बच्चों सबका एक वो बन चुका है, वो हमारी मानसिकता बन चुकी है कि अच्छा इस जाति के लोग ऐसा काम करते हैं। तो क्या इसको अंबेडकर साहब जी अच्छा मानते हैं या गलत मानते हैं, बताओ। यानी किसी के जाति के आधार पर उसके काम को डिसाइड करना, इस बात को भीमराव अंबेडकर साहब अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, बताओ। अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, तो गलत मानते हैं। इसी बात का विरोध करते हैं भीमराव अंबेडकर साहब की ये चीजें अच्छी नहीं है, है ना। बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, अगर बच्चों हमारे दादाजी मान के चलो बच्चों की नाई थे, तो पापा भी क्या बनेंगे, नाई, मैं भी क्या बनूंगा, नाई। उस टाइप का अगर आप देखेंगे हमारे देश में ऐसा ज्यादातर होता है, बोलो होता है कि नहीं। जो उनके पापा है वही उनके बेटे बनते हैं, बोलो यस और नो। कितने बच्चे मानते हैं कि लगभग लगभग 60% में, 50 से 60% अभी भी यही हो रहा है कि जो उनके पापा जी हैं वही बच्चे बनते हैं, है ना। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी को अपना कार्य चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना। तो चलिए अब देखते हैं बच्चों, मैं पाठ को पढ़ूं, स्टार्ट करें। आप लोग साथ दोगे, स्टार्ट करें, बोलो दिल बनाकर भेजो, यस गुरुजी स्टार्ट करते हैं। भाई जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, बहुत बड़ा पाठ नहीं है पर समझना बहुत खतरनाक है इसमें। कहते हैं कि यह विडंबना की बात है, यानी बहुत दुख की बात है, विडंबना मतलब दुख। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, मतलब कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाले अभी के समय में भी लोग जाति को बढ़ावा देते हैं कि नहीं भैया जाति वाला ही सिस्टम ठीक है। तो लेखक बहुत दुख के साथ कहते हैं यह कि विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं, कुछ लोग हैं जो इसको अच्छा मानते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज है, यह कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कुछ लोगों का मानना है कि जातिवाद ठीक है, अगर जातिवाद नहीं होगा तो फिर सब काम अपने तरीके से नहीं बटेंगे और लोगों को दिक्कत हो जाएगा। यानी सब लोग अगर बच्चों बाल बनाना ही छोड़ दे, पूजा कराना ही छोड़ दे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो बैलेंस नहीं बनेगा। तो दो तरह के हैं। भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं कि जाति प्रथा गलत है, जबकि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सही है। आप लोग किस तरफ हैं, आप लोग मुझे बताइए। कहते हैं और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, यानी काम बांटने का तरीका है जाति प्रथा, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। बच्चों क्या जाति प्रथा सिर्फ काम को बांटता है या हमारे मानसिकता में भी, हमारे मन में भी एक अलग प्रभाव डाल देता है। जैसे मान लो यहाँ जाति प्रथा है, यादव जी दूध, पाल जी मिट्टी का बर्तन, सहनी जी मछली। तो बच्चों सिर्फ ये काम बांट रहे हैं या लोगों को भी बांट रहे हैं, आप बताओ इसमें सबसे ज्यादा सम्मान किसको दोगे। नंबर 1 2 3 सबसे ज्यादा इज्जत आप किसकी करोगे, किसको ज्यादा। और लो नंबर 4 में मैं कर देता हूं बच्चों ब्राह्मण, नंबर 4 में मैं बच्चों ब्राह्मण कर देता हूं जो क्या करते हैं, पूजा करवाते हैं। तो मुझे बताओ इन चारों में सबसे ज्यादा सम्मान आपके दिमाग में किसको लेकर आएगा, ठीक है, किसको लेकर। तो आपके मन में सबसे ज्यादा आएगा ब्राह्मण को लेकर। क्यों, क्योंकि आप सोचेंगे अरे ये तो पूजा करवाते हैं, इसका मतलब ये सबसे बड़े ऊंचे हो गए। तो देखो काम बांटना जाति के आधार पर सही है, पर काम के साथ साथ व्यक्ति के लेवल को भी बांट देना कि ये काम करने वाला इस लेवल का है, ये काम करने वाला इस लेवल का है, ये इस लेवल का है, इस लेवल का है। तो ये लेवल, समझ रहे हो मेरी बात को ना, समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूं, आप लोग समझ रहे हैं ना कि देखो जाति के आधार पर काम बांटना गलत नहीं है, पर काम बांटने के बाद लोगों को जज करना, ये काम करने वाला छोटा है, ये काम करने वाला छोटा है, ये बड़ा है, ये गलत है। समझ रहे हो ना, यस।
तो यही कहना चाहते हैं कि भाई श्रम विभाजन के साथ साथ, श्रम विभाजन मतलब, श्रम मतलब होता है काम, है ना, काम का विभाजन के साथ साथ श्रमिक मतलब लोग का विभाजन भी हो जाता है, यानी लोग भी बढ़ जाते हैं, है ना, बढ़ जाते हैं, कहते हैं श्रम विभाजन। कहते हैं बच्चों कि श्रम विभाजन यानी काम का बांटना निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है कि काम को बांटना हमारे सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ क्या होता है, सिर्फ काम ही नहीं बढ़ता है, काम के आधार पर लोग भी ऊंचा नीचा हो जाते हैं। काम के आधार पर हम लोगों को भी इज्जत ज्यादा और कम देना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, चलो बढ़ जाए आगे। यस, आगे लिखा है मेरे विद्यार्थी जी, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। कहते हैं बच्चों कि हम व्यक्ति को इस लेवल तक, समाज में व्यक्ति में इस लेवल की जागरूकता पैदा कर दें कि वो अपना काम स्वयं डिसाइड कर दे। मेरे बच्चे मान लो कि अगर आज कोई यादव जी, मान लो कि यादव जी कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी बुद्धि वाला हो, तो क्या आप इससे पूजा करवाएंगे? बोलो हाँ या ना। क्या ये पूजा कर सकते हैं? बोलो हाँ या ना। कितना भी बुद्धिमान हो, कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं कर सकते हैं। शर्मा जी हो, यादव जी हो, सहनी जी हो, कुशवाहा जी हो, पासवान जी हो, कितना भी बुद्धिमान हो, क्या पूजा कर सकते हैं? नहीं। और अगर बच्चों अगर कोई ब्राह्मण जाति में किसी का जन्म हुआ है और वो अगर ज्ञानवान नहीं भी है, चाहे वो दारू शराब भी पीता है, तो क्या वो पूजा कर सकता है? बोलो हाँ या ना। क्या वो पूजा कर सकता है? बोलो यस और नो। कर सकता है? हाँ, यस, बिल्कुल कर सकता है। यस, यही हमारा समाज है बच्चों, यही हमारे देश में जाति प्रथा है ना, कि अगर वो ज्ञानवान नहीं भी है, शराब भी पीता है, फिर भी वो पूजा कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको बांट दिया है बच्चों, हमने बांट दिया है जाति में, है ना। बढ़ जा आगे, चलो। तो यहाँ पर हमारे देश में क्या है कि हमारा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। लोगों से पूछा भी नहीं जाता कि भैया आपके दादाजी बाल मतलब ये अस्तूरा चलाते थे, क्या आप चलाना चाहते हो? पूछते भी नहीं है, बस चलाना ही पड़ेगा, ऐसा हो जाता है। खैर आजकल तो बहुत कुछ बदल रहा है बच्चों, अब पहले ऐसा कुछ नहीं रहा। लिखा गया है, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा को दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। बोलो हाँ या ना। जब बच्चा पेट में ही रहता है तो उसका पेशा निर्धारित हो जाता है। जैसे कि मेरा, अगर समझ रहे हो ना, मास्टर जी बनेंगे डॉक्टर साहब बनेंगे डॉक्टर साहब, पंडित जी बनेंगे पंडित जी, तो पेट में ही ये डिसाइड हो जाता है कि बच्चा क्या बनने वाला है। भैया बच्चा को बाहर आने दो, पूछना फिर उसको, है ना। तो ये बहुत गलत चीज है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए। बच्चों जाति प्रथा इतना खराब चीज है कि हमें एक ही काम में बांध देता है। पर बच्चों क्या अब ऐसा है या अब चेंज हो गया है? बताओ, क्या अब ऐसा है या चेंज हो चुका है? मेरे बच्चे बताओ, अब ऐसा है या चेंज हो चुका है? अब लगभग चेंज हो गया है बच्चों, है ना। अब ऐसा नहीं है। मेरे पापा टीचर नहीं थे, मेरे खानदान में कोई टीचर नहीं था, फिर भी मैं टीचर बन गया। तो अब बच्चों ऐसा नहीं है ना, अब चेंज हो गया है। अब जिसको जो मन करता है वो काम करते हैं। पहले ऐसा होता था बहुत ज्यादा, ठीक है। मध्यकाल के बारे में बात हो रही है, अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया भाई।
नेक्स्ट आगे लिखा गया है मेरे बच्चे, नेक्स्ट लिखा गया है, आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। बच्चों बताओ, कोरोना काल में कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना पेशा बदला, है ना? शिक्षक सब्जी बेच रहे थे, है ना, आपने देखा होगा। तो कोरोना काल में कितने लोगों ने अपना पेशा बदला ना बच्चों? यस। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसके पैतृक पेशा ना हो। यानी हिंदू धर्म में क्या होता है बच्चों, हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि हमें कोई भी ऐसा काम चुनने की अनुमति नहीं है जो हमारे पैतृक मतलब दादा और पापा ने नहीं किया हो। बच्चों आपके पापा जी क्या है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है ना? सब लोग जल्दी जल्दी लिखना कि आपके पापा जी क्या है, किसान हैं, मजदूर हैं? क्या है? मेरे पापा मजदूर हैं बच्चों, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि बच्चों जाति प्रथा जो है ना, बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो क्या कहना बच्चों? तो वो है जाति प्रथा। नेक्स्ट है बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी की, है ना, जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। अब सोचो बच्चों, जिस काम में आपको मन नहीं लगे, जैसे मान लो कि आपके पापा किसान हैं और आपके पापा आपको कहेंगे कि चलो खेत में काम करना, और आपको मन नहीं लग रहा है, तो कैसा मतलब क्या आप काम कर पाएंगे? क्या आप काम कर पाएंगे? बताइए, यस और नो? नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपके पापा वकील हैं और वो आपको लेकर के कोर्ट चले गए और कह रहे बेटा तुम भी वकालत सीखो, और आपको वकीली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या आप अच्छा वकील बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। मान लीजिए आपके पापा सिंगर हैं और वो आपको सिंगर बनाना चाहते हैं, पर लेकिन आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो क्या आप अच्छा सिंगर बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे। आप सिर्फ वहां पर बच्चों टालू भाव से काम करेंगे, सिर्फ टाइम पास करेंगे, आप कभी भी अच्छा काम मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, है ना? नेक्स्ट कहते हैं बच्चों, नेक्स्ट लिखा गया ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना तो दिल लगता है और ना दिमाग, ना तो आपका दिल लगेगा और ना तो दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? और ऐसे में आप कैसे कुशल हो पाएंगे अपने काम में, परफेक्ट कैसे हो पाएंगे? अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। बोलो बच्चों, आर्थिक पहलू से जाति प्रथा हानिकारक है कि नहीं? आर्थिक पहलू मतलब पैसे के मामले में, जब आप मन से काम ही नहीं करेंगे तो पैसा कहां से कमाएंगे? तो बच्चों बोलो, आर्थिक पहलू से जाति प्रथा हानिकारक है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? बिल्कुल यस गुरुजी। क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या है? मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता मतलब समानता, भ्रातृत्व मतलब भाईचारे पर आधारित होगा। तो बच्चों बताइएगा कि आदर्श समाज जो है किस पर आधारित होगा? बताओ कमेंट बॉक्स में। तो कहना सर 3 चीजें हैं। आदर्श समाज, भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? ऑप्शन ए स्वतंत्रता पर,
ऑप्शन बी समता मतलब समानता पर, ऑप्शन सी भ्रातृत्व पर, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कहना बच्चों इनमें से सभी। तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार कि आदर्श समाज का मतलब है ऐसा समाज जहां पर सब लोग कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र हो, ऐसा समाज जहां पर सभी लोग समान हो, ऐसा समाज जहां पर बच्चों भाईचारा होना चाहिए, उसी को आदर्श समाज कहा गया है भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे, भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित है ना, कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक कोर से दूसरे कोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चों कैसा भाईचारा होना चाहिए, कैसा भाईचारा होना चाहिए? ऑप्शन ए दूध शक्कर की तरह, ऑप्शन बी दूध मलाई की तरह, ऑप्शन सी दूध और पानी की तरह, ऑप्शन डी पानी और चीनी की तरह। बच्चों बताओ समाज में कैसा भाईचारा होना चाहिए? तो कहेंगे भैया समाज में जो भाईचारा होना चाहिए वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। तो बच्चों है ना, किसका दूसरा नाम लोकतंत्र है बताओ? तो कहना बच्चों भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। किसका दूसरा नाम लोकतंत्र है? तो कहना बच्चों भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। कहते हैं क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था आपका पूरा पाठ। आप लोगों को पाठ कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे विद्यार्थी जी, पाठ कैसा लगा। ये कोई कहानी नहीं था, ये बस एक निबंध था जिसमें बताया गया है कि हमारे समाज में, भारतीय समाज में जाति के आधार पर काम को बांटा गया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जाति के आधार पर काम को नहीं बांटना चाहिए। इसके वजह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जाति का काम कम मिलने की वजह से वो लोग बेरोजगार रहते हैं। मान लो कुम्हार बर्तन बनाता है और बर्तन बिकते ही नहीं है, तो कुम्हार बेरोजगार होगा कि नहीं? ठाकुर जाति के लोग, जो नाई जाति लोग होते हैं, वो बच्चों बाल बनाते हैं और बाल बनाने वालों की दुकान बहुत ज्यादा खुल गए, तो वो बेरोजगार होगा कि नहीं बताओ? शर्मा जाति के लोग लकड़ी का काम करते हैं और ज्यादा लोग हो जाएं और लकड़ी का सामान खरीदने वाले कम हो जाए, तो लोग बेरोजगार होंगे कि नहीं? हाँ। तो बच्चों माना जाता है, भीमराव अंबेडकर साहब का कहना है कि समाज ऐसा होना चाहिए जहां पर व्यक्ति कोई भी काम कर ले, सब स्वतंत्र है, उसको रोका नहीं जाना चाहिए। व्यक्ति का जो काम का निर्धारण है, व्यक्ति के काम का निर्धारण बच्चों उसके माता पिता के काम से नहीं निर्धारित होना चाहिए और वो पेट में ही उसका काम से ना डिसाइड नहीं होना चाहिए। व्यक्ति पहले पढ़ेगा लिखेगा, उसके बाद जो उसके मन में आए वो काम करे। समझ गए? बोलो हाँ या ना। समझ गए तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। गुरुजी समझ गए? समझ गए? सब लोग समझ गए, मुझे पूरा भरोसा है सब लोग समझ गए होंगे। आइए विद्यार्थी जी, समझ गए तो लगाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि वन शॉट का मतलब होता है एक चैप्टर में हर चीज कवर करना। सबसे पहला सवाल पूछा गया है भीमराव माफ कीजिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? 2020 का पूछा गया सवाल है, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो कहेंगे बच्चों भीमराव अंबेडकर। पहला का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, रिमोट कहां चला गया, कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बच्चों 14 अप्रैल 1891, याद होगा आपको। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है? बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा है कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश के महू में। ऑप्शन नंबर बी होगा मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, सुनील कुमार जी, संजीव कुमार, विक्रम कुमार, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? जस्ट मैंने पढ़ाया था कि बच्चों
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण करने वाले कौन है, कौन है, कौन है? ललई सिंह यादव है, आपको याद होगा ललई सिंह यादव। नेक्स्ट है मेरे विद्यार्थी जी, नेक्स्ट है विद्यार्थी जी, संविधान, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं। नेक्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित अंश है? यानी किस भाषण का संपादित अंश है? तो याद होगा आपको, द कास्ट इन इंडिया नहीं है ना, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट नहीं है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यही है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट है बच्चों, भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे हैं बुद्ध भगवान, ज्योतिना, कबीर जी, ज्योतिबा फूले या सभी? तो बच्चों याद रखिएगा इनमें से सभी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बच्चों, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा है? ऐसा कहने वाले कौन हैं? तो बच्चों ऐसा कहने वाले थे भीमराव अंबेडकर साहब। नेक्स्ट है बच्चों, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए? नहीं सर। रूढ़िवादी के लिए? नहीं सर। कोई नहीं, नहीं सर, तो कार्य कुशलता के लिए। बच्चों पहले 10 सवालों में मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी ने कितना सही किया है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पहले 10 सवालों में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। जल्दी से सब लोग दिल बनाकर भेजेंगे फटाफट स्पीड में कि पहले 10 सवालों में आपने कितना सही किया है। 10/10 आशीष कुमार जी, गुलशन है, कल्याण है, बिट्टू है, पीयूष कुमार जी हैं, सबका 10/10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा, जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? किसको अधिकार दिलाया? सिर्फ अछूतों को या स्त्रियों को या मजदूरों को या सभी को? जल्दी बताओ गुरुजी, सभी को दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता पर, समता पर या भ्रातृत्व पर या सभी पर? मैंने बताया था स्वतंत्रता भी हो, समानता भी हो और भाईचारा भी हो, सभी कुछ। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बच्चों, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? कहते हैं विडंबना का सनम। किस विडंबना की बात करते हैं? कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। कौन सी विडंबना है? कि बच्चों इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है ना, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है? अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है शहद की तरह, दूध पानी की तरह, शक्कर और पानी की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था दूध और पानी का मिश्रण, भाईचारे का मतलब है दूध पानी का मिश्रण। लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो जाति प्रथा को मानता है। अगला सवाल है बच्चों कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? किस पाठ में कहा गया है? तो ये बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में कहा गया है। आगे है, जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है ना? प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? तो बच्चों भीमराव अंबेडकर साहब हैं। नेक्स्ट है बच्चों, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? यह कथन किस पाठ का है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ का है। अगला बच्चों, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? मैंने बताया था बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। अगला है बच्चों, हु आर शूद्रास किसकी रचना है? तो हु आर शूद्रास के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। अगला, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का राजतंत्र नहीं, श्रम नहीं, सहयोग नहीं, भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अंबेडकर ने किसको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए प्रयास किया? सिर्फ अछूतों को,
स्त्री को, मजदूर को, सभी को। सर दोबारा क्वेश्चन आ गया, सभी को। अगला है, किन के प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, लंदन गए थे, अमेरिका गए थे? किसके प्रोत्साहन राशि पर? मैंने बताया था बच्चों, वह थे बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश के पैसे पर गए थे। अगला क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? भारत में जाति भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। अगला है बच्चों पाठ की भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित होता है? 21 खंडों में प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है मेरे विद्यार्थी जी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक अधिवेशन के लिए तैयार हुआ था? मैंने बताया था बच्चों अभी थोड़ी देर पहले कि ये 1936 के लिए तैयार हुआ था। अगला सवाल है, इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? यह बच्चों विडंबना की बात है। अगला सवाल है, बाबा साहब अंबेडकर का निधन कब हुआ था? मेरे बच्चे आप लोग आंसर लगाओ, मैं थोड़ा सा एक बात बोलकर आता हूं, है ना। संदेश, संदेश, आइए बच्चों, सॉरी सॉरी, वो मैं बोलने गया था थोड़ा सा क्लास के लिए। तो बाबा साहब अंबेडकर का निधन बच्चों 1956 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी है। अब आप लोग बताइए कि 30 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना सही किया है? मुझे पूरा भरोसा है कि जिन्होंने भी बहुत अच्छे से क्लास किया होगा, जिन्होंने भी क्लास को पूरा मन से देखा है, अच्छे से देखा है ना, उनका बहुत सारा क्वेश्चन सही हुआ होगा। 30 में से 30 सही हुआ होगा। एक बार बताइए आप लोग कि कितना आप लोगों ने सही किया है। अगला क्वेश्चन 31 है कि महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश किसका जन्म स्थान है? तो ये बच्चों भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान है। नेक्स्ट है बच्चों, देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? देयर मैकेनिज्म भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला सवाल है बच्चों कि विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ होता है उपहास, मतलब बच्चों बहुत ज्यादा उपहास होता है विडंबना का अर्थ, है ना। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन उल्टा है बच्चों, क्वेश्चन ये होना चाहिए, है ना, जाति प्रथा किसका कारण है, किसका मुख्य कारण है? जाति प्रथा किसका मुख्य कारण है? ऑप्शन ए बेरोजगारी का, गरीबी का, उद्योग धंधे की कमी का, या अमीरी का? तो बच्चों जाति प्रथा जो कारण है वो बेरोजगारी है ना। जाति प्रथा किसका मुख्य कारण है? तो बच्चों बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा ही है। नेक्स्ट है मानव मुक्ति का पुरोधा, मानव को मुक्ति दिलाने वाले, मानव को मुक्ति दिलाने वाले कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब, सी नंबर है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि भेदभाव के कारण नहीं सर, शोषण के कारण नहीं सर, गरीबी के कारण नहीं सर। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खत्म हो गया है ना। तो टोटल बच्चों 36 सवाल हैं इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है, और फिर आपको इसका टेस्ट भी लगाना है। तो बहुत जल्दी आपको इसका टेस्ट बच्चों, कल आपको टेस्ट मिल जाएगा ऐप पर। कल मेरे विद्यार्थी जी क्या अपलोड होगा बताओ कमेंट बॉक्स में? टेस्ट अपलोड हो जाएगा कल। आपको इसको टेस्ट, आप जो कोर्स आपने परचेस किया है, आप बार बार वहां इसका टेस्ट दे सकते हैं। तो कौन कौन ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो एक दो बार टेस्ट लगाएंगे? एक बार जल्दी से दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी हम लोग एक दो बार टेस्ट भी लगाएंगे, है ना। तो एक तो आप लोगों ने 36 में 36 सही किया होगा, दूसरा आप लोग को मिल जाएगा टेस्ट। तो बैठ करके घर में टेस्ट भी लगाना बच्चों, ठीक है। चलो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला सवाल सब्जेक्टिव में, बहुत छोटा आंसर मैं लिखता हूं। क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो विडंबना का बात यही करते हैं भैया कि अभी भी जातिवाद को मानने वाले बहुत लोग हैं। लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, अर्थात जातिवाद को बढ़ावा देने वाले, जातिवाद को, है ना, अर्थात जातिवाद को अच्छा कहने वाले, जातिवाद को मानने वाले, जातिवाद का समर्थन करने वाले, है ना, जातिवाद का समर्थन करने वाले लोगों की कमी नहीं है, करने वाले लोगों की कमी नहीं है, करने वाले लोगों की कमी नहीं है, कमी नहीं है। यही है बच्चों, यही है बच्चों विडंबना की बात। हो जाएगा, हो जाएगा। तो प्यारा सा बच्चों कुछ इमोजी बनाकर भेजिए, गुरुजी हम लिख देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि लेखक के लिए विडंबना की बात क्या है। तो लेखक के लिए विडंबना की बात यही है कि आज के समय में भी जब दुनिया इतना आगे बढ़ गया है, देश विदेश बच्चों हम अंतरिक्ष पर चले गए हैं, पर हम ऐसे इंसान हैं, हम लोग अभी भी इस बात को मानते हैं कि भैया जातिवाद अच्छा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जातिवाद के जो पोषक हैं, जो जातिवाद को मानने वाले लोग हैं, वो इस पक्ष में क्या तर्क देते हैं, उनका क्या कहना है। जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए उनका मानना है कि देखो, समाज में सब काम अच्छे से हो, इसके लिए जातिवाद होना जरूरी है। जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो उनका मानना है कि काम को बांटना जरूरी है और काम बांटने से जातिवाद होता है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनका यही मानना है। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या है। फिर लेखक क्या आपत्ति दर्शाते हैं। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है। ये पहला हो गया कि जाति प्रथा सही है लेकिन काम के साथ साथ लोगों को बांटता है, पहली आपत्ति है ना। और दूसरा, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन सही नहीं है। तो यही बात है बच्चों, है ना, कि लोगों का विभाजन नहीं है, यही आपत्ति है। लेखक का कहना है देखो भाई, श्रम विभाजन तो ठीक है, काम का बांटना समाज में बिल्कुल सही है, पर काम के अनुसार से आदमी को ऊंचा नीचा दिखाना ये बिल्कुल गलत है। समझ गए? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए या कोई भी इमोजी बनाकर भेजिए कि गुरुजी हो जाएगा हमसे। नेक्स्ट, जाति प्रथा, है ना, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। बिल्कुल स्वाभाविक रूप नहीं है, है ना। श्रम विभाजन मतलब काम बांटने का जाति प्रथा तरीका नहीं है भाई। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंचा नीचा दर्शाते हैं ना, एक दूसरे से ऊंच नीच को दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं है। तो बच्चों देखो, स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें क्या होता है ना, लोगों को ऊंचा नीचा दिखाया जाता है, काम के आधार पर ऊंचा नीचा दिखाया जाता है, और जिस काम में हमारा मन नहीं भी लगता है, सिर्फ जाति का वो काम होने की वजह से हमें वो काम करना पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा बच्चों की, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। बच्चों मान लीजिए कि हमारी जाति है, कोई ऐसी जाति है जिसमें सिर्फ पढ़ाया जाता है, और मान लो बच्चों की बच्चे ही नहीं हैं, तो हम किसको पढ़ाएंगे। तो ऐसे में तो हम बेरोजगार हो जाएंगे ना। तो जाति प्रथा बेरोजगारी का कारण है कि नहीं है? बिल्कुल है, कि अगर आपकी जाति वाला काम नहीं मिल रहा है तो घर में भूखले मरिए, है कि नहीं। कहते हैं भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उनके पूर्वज ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। हमें वही काम चुनना है जो हमारे माता पिता करते थे, और नहीं मिला तो बेरोजगार हो गए आप। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों मानता है। कहते हैं लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उसके स्वभाव के अनुसार कोई कार्य चुनने की अनुमति नहीं देता है। तो गरीबी से भी बड़ी समस्या क्या है बच्चों, बताओ। आज के समय में गरीबी से भी बड़ी समस्या क्या है बताइए। तो जाति प्रथा है। लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक बताया है। तो इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख हैं। तो आर्थिक पहलू से, रचनात्मक पहलू से जाति प्रथा हानिकारक है। लास्ट क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषता को माना है या आवश्यक बताया है। सच्चा लोकतंत्र कैसे हो सकता है। तो बच्चों कहते हैं लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा माना है। बच्चों दूध और पानी अगर हम एक साथ मिला दें तो क्या आप दूध को और पानी को अलग कर पाओगे? बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, हम दूध और पानी को अलग नहीं कर पाएंगे।
तो लेखक का भी मानना है कि ऐसा व्यक्ति में ऐसा प्रेम होना चाहिए, जैसे अभी बच्चों हिंदू लड़ते हैं मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू से, है ना, कोई एक जाति दूसरी जाति से लड़ रहे हैं, तो मिश्रण नहीं है बच्चों। सच्चा लोकतंत्र तभी हो पाएगा जब भाईचारा आएगा, जब दोनों में दूध पानी के मिश्रण के जैसा भाईचारा आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों यही चैप्टर था और हमें उम्मीद है कि इस चैप्टर से कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो क्या आप लोग सारे क्वेश्चंस बना दोगे? बोलो हाँ या ना। सारा क्वेश्चन बन जाएगा बताओ? तो सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि पहला चैप्टर आपको कैसा लगा मेरे बच्चे, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन, पहला चैप्टर समाप्त हो गया, है ना, समाप्त हुआ, है ना। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है ना। आप सभी को मेरे विद्यार्थी जी, है ना, क्या करना है ना, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना है आप सभी को कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। ज़रूर आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आज का चैप्टर कैसा लगा। और ये चैप्टर बच्चों एक निबंध था, समझना था। आगे बच्चों बहुत सारी कहानी वगैरह होंगे, बहुत मजा आएगा, है ना, बहुत सारी कहानी किस्से होंगे, मजा आएगा। अब अगला पाठ जो हमारा होगा वो कविता से होगा। अगला पाठ कहाँ से होगा बच्चों बताओ? तो अगला पाठ हमारा कविता से होने वाला है। कविता हमारा सबसे पहला कविता कौन सा है बच्चों? सबसे पहला कविता क्या है? राम नाम बिनु, राम नाम बिनु, राम नाम बिनु बिरथे जगनी जन, है ना। राम नाम बिनु 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 बिरथे बिरथे जगी जन्मा, जगी जन्मा। तो ये हमारा पहला कविता है जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट हमारा रूटीन के अनुसार जो भी होगा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे? ग्रामर। फिर क्या पढ़ेंगे? ग्रामर। तो एक साथ सबको लेकर चलना है ना। व्याकरण में स्टार्ट करेंगे वर्ण बच्चों, तो एक साथ हम लोग सबको लेकर चलेंगे ताकि दिक्कत ना हो। एक हम लोग गद्य खंड से, एक काव्य खंड से, हो सकता है एक वर्णिका से भी पढ़ लें। इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि सब कुछ हो सके। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आप लोग बच्चों इसके नोट्स वगैरह के लिए सभी लोग बैच परचेस कर लीजिएगा, है ना। सब कुछ आपको बैच के अंदर मिलता है, बहुत कम फीस है, 749 रुपये में बैच परचेस कर लीजिएगा। ये नंबर है ऑफिस का, इस पर कोई दिक्कत हो 7700879453 पर आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्रैश कोर्स, फुल कोर्स, और आप पूरा रिकॉर्डेड बैच बच्चों पिछले साल का पढ़ाया हुआ पूरा रिकॉर्डेड बैच आपको ऐप पर मिलता है, जहां से आप चुपचाप पढ़ाई कर सकते हैं। कोई लाइव का टेंशन खत्म, रिकॉर्डेड बैच से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे आपकी क्लास है, जैसा कि मैंने बोला है सुबह 6 बजे ऐप पर आपकी क्लास है। कल मिस हो गई थी पर, है ना, आज मिस हो गई थी, कल मिस होने नहीं देंगे। तो मिलते हैं सुबह 6 बजे। तब तक के आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों, है ना। कमेंट जरूर करना सेशन कैसा लगा आप सभी को, सब लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। बाय।